आज हम थायराइड डिजीज एंड आई पढ़ेंगे। तो थायराइड डिजीज किस तरीके से हमारा आई के लिए इफेक्ट करता है, थायराइड डिजीज क्यों होता है, उसके साथ साथ थायराइड डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला चीज है, जो तीन टाइप का थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है। पहला है T3, जो है ट्राई आयोडो थायरोनिन, और सेकंड होता है कैल्सिटोनिन, और फोर्थ थर्ड होता है तुम्हारा थायरोक्सिन, जो है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ये तीन हार्मोन बेसिकली फॉर्मेशन होता है थायराइड हार्मोन के हिसाब से। थायराइड जो ग्लैंड होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के सामने में प्रेजेंट होता है, बोथ साइड पे प्रेजेंट होता है। थायराइड जो ग्लैंड होता है उसका वेट होता है अराउंड 20 to 40 ग्राम। इसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर, एंड इसका विथ कितना चौड़ा होता है? 3 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ा होता है। T3 माने ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन। ये दो हार्मोन फॉर्मेशन कहाँ से होता है? फॉलिकुलर सेल से होता है। फॉलिकुलर सेल से, ये फॉलिकुलर सेल से फॉर्मेशन होता है। और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो पैराफॉलिकुलर सेल से फॉर्मेशन होता है। बेसिक थायराइड हार्मोन के बारे में, थायराइड जो हार्मोन्स होता है उसका, थायराइड जो ग्लैंड होता है उसका लोकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और वो किस तरीके से हमें इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला चीज है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, स्ट्रेस लिया, मेल न्यूट्रिशन हुआ, या स्लीप बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ब्रेन एक्टिवेट हो जा रहा है। ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद क्या कर रहा है? ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है। उसमें जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को या टीआरएच को एक्टिव कर देता है। और ये टीआरएच क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिव करता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा। ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने की वजह से क्या होगा? तीन चीज फॉर्मेशन होगा। T3 ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, और सेकेंड है थायरोक्सिन, और है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये चीज फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेगा। और एक बार इसको इन डिटेल्स में हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे में पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ये बटरफ्लाई शेप का है, पीछे में चार पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ये पैराथायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? ये किडनी को, किडनी का जो सिग्नल देता है उसमें जो कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन जो रिलीज होता है उस रिलीज को रोक देता है। अब रिलीज को रोक देगा तो क्या होगा? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? जो बोन में कैल्शियम का अमाउंट होता है उसको इंक्रीज करेगा। कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज कर देने की वजह से क्या होगा? बोन का जो डेंसिटी है, बोन का क्वालिटी है, बहुत अच्छा बेटर मेंटेन होगा उसमें। इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन इन आवर ग्लैंड, इन आवर होल बॉडी क्या क्या हो सकता है? पहला चीज है कि ब्रेन का जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, मूड है अपना, ये सब चीज थायराइड थायराइड जो हार्मोन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई का जो फंक्शन, आई का जो मसल्स है, आई का जो नर्व है, इसका आई का जो स्ट्रक्चर है, इसका लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। लंग्स में हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है, वो ब्रीथिंग रेट कितना है, वो ब्रीथिंग रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ब्रीथिंग रेट डिपेंड करता है थायराइड हार्मोन के ऊपर में। लीवर, लीवर का जो फंक्शन है वो भी थायराइड हार्मोन के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि हमारा जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। हार्ट का जो रेट है, माने कितना रेट में फास्ट माने अफेक्ट द हार्ट रेट एंड द फंक्शन, कितना रेट में हार्ट पंप करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हार्ट रेट भी डिपेंड करता है थायराइड हार्मोन के ऊपर में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा चीज एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जैसे हमें पता है थायराइड हार्मोन आयोडीन के वजह से आयोडीन को पकड़ता है, और आयोडीन के थ्रू ही T3 एंड T4 बनता है। तो ये आयोडीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कंट्रोल करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन। उसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमें पता है ये ग्रोथ, अफेक्ट द ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट, इसके लिए भी मेंटेन करता है। थायराइड हार्मोन की वजह से ये मेंटेन होता है। अभी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन हम देख लेते हैं। डाइट में हम लोगों ने डाइट में हम लोगों ने आयोडीन लिया। आयोडीन कहाँ से मिलता है? हमें सॉल्ट से मिलता है। ये आयोडीन लेने के बाद क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्लड में इसी आयोडीन को ऑक्सीडेशन में हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन के बाद दो फॉर्मेशन हो रहा है, एक है मोनोआयोडोथायरोजिन और एक होता है डाईआयोडोथायरोजिन। ये मोनोआयोडोथायरोजिन जो हो रहा है ये एमआईटी है, और डाईआयोडोथायरोजिन क्या होता है? ये है डीआईटी। ये एमआईटी डीआईटी दोनों, डीआईटी में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल रहता है थायराइड का।
MIT में क्या रहता है, एक मॉलिक्यूल रहता है। अगर MIT और DIT दोनों साथ में मिल जाएगा तो फिर 3 मॉलिक्यूल हो गया, ये 3 मॉलिक्यूल बनाएगा T3 हार्मोन। और अगर दोनों DIT साथ में मिल रहा है तो फिर 2 2 4 हो रहा है, T4 हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। इसी तरीके से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है और आयोडीन के थ्रू सिक्रेशन हो रहा है। तो हमें मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया क्यों हो रहा था। अभी समझते हैं कि थायराइड हार्मोन का डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पहला चीज हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर से हमें समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा अमाउंट हो जा रहा था थायराइड हार्मोन का, उसके वजह से। क्यों ज्यादा हार्मोन हो रहा था? क्योंकि इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन बाय एक्सेस सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन लीडिंग टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे हम देख रहे थे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था हमारा बॉडी का, मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू मेंटेन हो रहा था? थायराइड हार्मोन के थ्रू मेंटेन हो रहा था। ये थायराइड हार्मोन का मेंटेन होने की वजह से अगर कोई हाइपरथायरॉयडिज्म अगर हो जाएगा तो फिर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या कौन सा रीजन की वजह से हो सकता है? पहला रीजन की ग्रेव डिजीज। हमें अगर ग्रेव डिजीज हुआ, एक मोटो इम्यून डिसऑर्डर है, हम इसको इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, अगर गॉइटर फॉर्मेशन हुआ। गॉइटर बेसिकली होता क्या है? एक एनलार्जमेंट होता है, ये एक एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का, और एक क्रॉनिक एनलार्जमेंट होता है, इसके वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। टॉक्सिक एडिनोमा, एडिनोमा इज अ बिनाइन कंडीशन, auto autonomous autonomously functioning thyroid nodules that produce excess thyroid hormone independent of thyroid stimulating hormone। thyroid stimulating hormone का मेन फंक्शन है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना, बट टॉक्सिक एडिनोमा में क्या हो जाएगा? विदाउट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट करेगा। थायराइडाइटिस का मतलब है थायराइड ग्लैंड पे कोई इंफेक्शन हुआ तो। अगर बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे, सोडियम लेने की वजह से क्या होगा? सोडियम लेने की वजह से हमारा जो बॉडी में थायराइड का अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि तो सोडियम से T3 T4 का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर थायराइड सिक्रेटरी जो पिट्यूटरी एडिनोमा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही कुछ एब्नॉर्मलिटीज हुआ तो उसी टाइम पे भी हमें थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अगर एक्सेस T3 और T4 हो जाएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा? बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बढ़ जाएगा। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बढ़ने से क्या हो जाएगा? हार्ट रेट हमारा ज्यादा हो जाएगा। अगर हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीजन का जो कंजप्शन रेट होता है बॉडी में वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जा रहा तो फिर क्या हो जा रहा था? हमारा बॉडी का हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसके साथ साथ इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, लिपोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो जाएगा। उसके साथ साथ ये सारा चीज होने की वजह से क्या हो जा रहा था कि जो TSH बढ़ रहा, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन था, ये बढ़ रहा था, उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा सीक्रेट होने के लिए, फिर बॉडी में सारा चीज कंट्रोल में रहेगा। थायराइड के लिए इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बेसिकली ब्लड टेस्ट करते हैं। उसी ब्लड टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि थायराइड का अमाउंट कितना है। जनरली 0.4 से लेके 4 जनरली होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट, और T4 के लिए अराउंड 4.5 से लेके 12 होता है, और T3 के लिए 80 से लेके 200 जनरली होता है थायराइड हार्मोन का अमाउंट। अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में हम मेडिकल मैनेजमेंट पे क्या क्या चीज कर सकते हैं? एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। एंटी थायराइड ड्रग क्या करता है? जो ब्लॉक करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये ब्लॉक करने के बाद क्या होगा? थायराइड सिक्रेशन कम हो जाएगा, थायराइड सिक्रेशन कम हो जाने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म कम हो जाएगा। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी क्या होता है? ओरल डोज बेसिकली एब्सॉर्ब बाय द थेरेपी थायराइड सिंकनिंग एंड रिड्यूस हार्मोन आउटपुट। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको सिंक कर देता है, मतलब धीरे धीरे कम कर देता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? थायराइड हार्मोन का आउटपुट भी बढ़ जाए, आउटपुट भी कम हो जाएगा उसमें, रिड्यूसिंग द हार्मोन आउटपुट। ये बहुत इफेक्टिव होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये सर्जरी से क्या हो सकता है? जो थायराइड ग्लैंड है, मान के चलो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड को हम काट के अगर निकाल देंगे या तो कुछ पार्ट उसका निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उतना अमाउंट थायराइड को जो T3 T4 है उसको फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। सिम्टम्स मैनेजमेंट के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स जनरली देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है? हमारा जो हार्ट रेट बढ़ जा रहा था, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जैसे बढ़ रहा था, हमारा जो ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जा रहा था, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जा रहा था थायराइड हार्मोन बढ़ने की वजह से, उसको रिड्यूस कर देता है बीटा ब्लॉकर्स। तो हमें समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं थायराइड हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो बॉडी में। ठीक है। अभी समझते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपो का मतलब लेस, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन कम हो रहा था। क्यों कम हो सकता है ये चीज? पहला चीज है हाचिमोटोस डिजीज। हाचिमोटोस थायरोइडाइटिस जिसको बोलते हैं, उस केस में क्या हो रहा था?
हाचिमोटो थायराइडाइटिस में बेसिकली इट्स अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज इन व्हिच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जो थायराइड हार्मोन निकल रहा था उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रहा था बॉडी। उस केस में क्या हो रहा था, थायराइड हार्मोन को इस एंटीबॉडी मार दे रहा था। जैसे मार देगा उस केस में तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा और वो थायराइड हार्मोन हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसी केस पे जनरली हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था। सेकंड नंबर, पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा हो गया तो उसी में ब्लॉकेज हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा था, हाइपोथैलेमस को भेज रहा था सिग्नल, हाइपोथैलेमस जाके थायराइड जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको स्टिमुलेट कर रहा था, फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा था, फिर जाके थायराइड सिंथेसिस हो रहा था। अगर उसी में प्रॉब्लम हो रहा था पिट्यूटरी एडिनोमा होने के बाद, उस टाइम पे भी हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो गया क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन से ही सारा चीज कंट्रोल हो रहा था, उसी में अगर ट्यूमर हो गया तो उस केस में भी तुम्हारा हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। किसी ने अगर यहाँ पे चोट लग गया मान के चलो, तो फिर क्या होगा, ट्रॉमा अगर हो गया तो उस टाइम पे भी यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे डैमेज हो जाएगा। अब थायराइड ग्लैंड पे जब डैमेज हो जा रहा था उस केस में भी हमें हाइपोथायराइडिज्म मिल सकता है। अभी हाइपोथायराइडिज्म को जैसे हम लोग, जैसे ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा कि थायराइड का जो लेवल है वो लेवल कैसा है। इस जनरली क्या होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है इस केस में ज्यादा रहता है, बट जो थायराइड का जो लेवल होता है T3 T4 का जो लेवल होगा वो डिक्रीज होगा इस केस में। और सिम्टम्स क्या क्या देख सकते हैं हमें, फैटिक, लेथर्जी, हमें 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 मतलब कोई भी चीज के लिए एनर्जी नहीं मिलेगा, हमारा जो वेट होगा वेट लॉस हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन जो लड़की लोगों में मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होता है उसमें भी इरेगुलरिटीज दिखाई दे सकता है। डिप्रेशन, मान के चलो आपको थायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म है, पता कैसे चलेगा, लड़की लोगों में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होगा उसमें इरेगुलरिटीज हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जा सकते हो आप, ठीक है। साइन में ड्राई कॉफ और ड्राई स्किन हो सकता है, तुम्हारा जो स्किन होता है स्किन का भी जो क्वालिटी है उसका भी ऊपर भी थायराइड हार्मोन का बहुत इफेक्ट रहता है। बैडिकार्डिया भी हो सकता है, बैडिकार्डिया मतलब बहुत ज्यादा स्लो हार्ट बीट, उस पर भी तुम देखो यहाँ पे ईसीजी में हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि हार्ट बीट कितना स्लो हो रहा था। और उसके साथ साथ डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ डीप टेंशन रिफ्लेक्स भी दिखाई जा सकता है, ठीक है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे उससे पहले हम एक बार एक चीज देख लेते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है। जैसे कि माइक्सीडेमा कोमा, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हाइपोथर्मिया जो पेशेंट है उसका क्या होगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसके साथ साथ उसका जो रेट होता है रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि थायराइड हार्मोन रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल कर रहा था, हार्ट को कंट्रोल कर रहा था, हार्ट का जो रेट होता है उसको कंट्रोल कर रहा था, ये सब जब नहीं कर पाएगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, बैडिकार्डिया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट फेलियर हो सकता है। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ड्यू टू द इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर, जब इस केस में क्या हो रहा था, पेरिफेरल जो वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है, मैंने हाइपरटेंशन वाला वीडियो में डिस्कस किए कि व्हाट इज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। एक वेसल से उसमें पेरिफेरी में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, उसमें डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होने का चांसेस भी हो सकता है। डिसलिपिडीमिया होता है जिसमें भी एलिवेटेड एलडीएल लेवल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। एनीमिया हो सकता है, एनीमिया क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया जनरली हो जा रहा था, इनफिल्ट्रिटी एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस हो रहा था, ठीक है। और उसमें डिप्रेशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो रहा था, हाइपोनेट्रेमिया ड्यू टू द इंपेयर्ड फ्री वाटर एग्जिशन। जैसे हमें पता है कि जो किडनी का भी जो तुम्हारा सिस्टम था, सोडियम इनटेक उसमें भी जो था वो भी कंट्रोल कर रहा था थायराइड हार्मोन के थ्रू ही, ठीक है। डिसलिपिडीमिया में क्या होता है, इन हाइपोथायराइडिज्म ऑकर्स ड्यू टू द रिड्यूस्ड हेपेटिक LDL receptor activities and decreased cholesterol metabolism caused by the low thyroid hormone। जब थायराइड हार्मोन कम हो जा रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, लिपिड का जो एब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो जा रहा था, इसी वजह से क्या हो जा रहा था, डिसलिपिडीमिया भी हो जा रहा था। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि जब हम लोग देखते हैं कि 120/80 लिखा हुआ है, 120 क्या है, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब थायराइड में प्रॉब्लम होगा उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ही प्रॉब्लम होगा, सिस्टोलिक में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जो नीचे का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म को कैसे मैनेज करेंगे, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस में लेवोथायरॉक्सिन जनरली यूज होता है। इनिशियल डोज जनरली हम लोग 1.6 पर केजी पर डे के हिसाब से हम लोग देंगे। लो स्टार्टिंग डोज इन द
एल्डरली एंड कार्डियक पेशेंट में हम लोग थोड़ा सा लो डोज देके स्टार्ट करेंगे। इसको रेगुलरली 6 to 8 वीक में हमें रिचेक करना पड़ेगा जो TSH का लेवल था उसको। एंड ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी, मोस्ट कॉमन लाइफ लॉन्ग थेरेपी है, जिंदगी भर इसको पेशेंट को लेते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेशेंट कोमा में चला गया उस टाइम पे ड्यू टू थायराइड हार्मोन का डिसफंक्शन की वजह से, उस टाइम पे ICU केयर का भी जरूरत पड़ सकता है। तो फिर हम लोगों ने दोनों को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, कैसे समझ में आएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म पे पेशेंट को ड्राई आई होगा, बट हाइपोथायरॉयडिज्म पे पेशेंट को हेयर लॉस होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म पे क्या हो सकता है, एक ऑप्थेल्मोस आई बाहर की तरफ आ जाएगा, पाफी फेसेस होगा हाइपोथायरॉयडिज्म पे। गॉइटर दोनों केस में कॉमन है। टैकीफेरेसिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, माने ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगा हाइपरथायरॉयडिज्म पे। सैलो ब्रीथ या तो स्लो ब्रीथिंग होगा हाइपोथायरॉयडिज्म पे। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म पे। हाइपोथायरॉयडिज्म पे क्या होगा, बैडीकार्डिया मतलब धीरे धीरे हार्ट रेट बहुत कम होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म पे। हाइपोटेंशन या तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा हाइपोथायरॉयडिज्म पे। वेट लॉस हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म पे। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म पे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इरेगुलरिटीज हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म पे। और हाइपोथायरॉयडिज्म पे डिप्रेशन हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म पे एंजाइटी होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म पे हीट इंटॉलरेंस होगा, माने ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म पे। हाइपोथायरॉयडिज्म पे ठंडा अगर होगा तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। ठीक है, तो आई थिंक हमें समझ में आ गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट कौन सा है और हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट कौन सा है, ये हम समझ सकते हैं। थायरोट्रोपिक एक्सोप्थेल्मोस क्या होता है? थायरोट्रोपिक एक्सोप्थेल्मोस इज एन ऑटोइम्यून ऑर्बिटल डिसऑर्डर। ये बेसिकली ग्रेव डिजीज में हो रहा है। ग्रेव डिजीज क्या होता है इन जनरल की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, माने खुद का बॉडी का सिस्टम जब खुद से लड़ रहा है उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इस केस में लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्राकुलर जो मसल्स होता है या कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें स्वेलिंग ज्यादातर आता है। ठीक है, इंक्रीज वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है जो मसल है ऑर्बिटल फैट्स होता है उसमें इडिमा बन जाता है, इसीलिए एक्स्ट्राकुलर मोटिलिटी में आई में मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये एक्सॉप्थेल्मोस, क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, आई ऑर्बिट के अंदर धीरे धीरे बाहर की तरफ आ जा रहा था, हम फोटो में देखेंगे। रेस्ट इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर, इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर माने आई का ऑर्बिट में भी एक प्रेशर रहता है, उसको इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर बोलते हैं, उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ फाइब्रोसिस, जो मसल होता है धीरे धीरे उसमें फाइबर जम जाता है, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी माने आई का मूवमेंट भी प्रॉपरली नहीं होगा उस केस में। अभी हम इसमें देखते हैं कि प्रोप्टोसिस, जैसे इस केस पे हम देखते हैं यहाँ पे आई धीरे धीरे बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस। लीड रेट्रैक्शन माने उसमें बाहर की तरफ आ गया, लीड रेट्रैक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेलिम्फ्रेंस साइंस भी बोला जाता है उसको। लीड लैक ऑन डाउन गेज, जब आई नीचे की तरफ माने नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा आई लीड पूरा कवर नहीं कर पाएगा उसमें। एक्सपोजर केरेटोपैथी माने आई कुछ अमाउंट रुक जा रहा था, जो पूरा का पूरा आईलिड जो है वो पूरा क्लोज नहीं हो रहा था, इसके वजह से कुछ अमाउंट आई का खुला रह रहा था, इसके बोलते हैं एक्सॉप्थेल्मोस। अभी उस केस में क्या हो रहा था, जब आई ओपन है तो फिर उस पोर्शन से अगर कॉर्निया विजिबल है तो कॉर्निया में धीरे धीरे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी केस को बोलते हैं एक्सपोजर केरेटोपैथी। एक्सपोजर के वजह से जो केरट, केरट मतलब होता है तुम्हारा कॉर्निया, उसमें जो चेंजेस पैथोलॉजी आ रहा था उसको बोलते हैं एक्सपोजर केरेटोपैथी। पेन और रेट्रो ऑर्बिटल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि उसमें इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर इंक्रीज हो जाता था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, पेन उसमें इंक्रीज हो सकता है। और एज वेल एज जब ऑप्टिक नर्व पे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो डिक्रीज विजन भी होता है इस केस में भी। इसमें इन डिटेल राइट साइड में इन डिटेल्स इसमें थायराइड ऑर्बिटल पैथी का डिस्कस किया हुआ है, जहां पे यही सारा कॉजेस है बट डिफरेंट डिफरेंट नेम के हिसाब से है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पहला चीज है कि जो थायरोट्रोपिक एक्सोप्थेल्मोस हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पहले एंटी थायराइड ड्रग देना पड़ेगा। अगर उसके वजह से भी ठीक नहीं हुआ, उसके बाद भी ठीक नहीं हो, तो भी क्या करेंगे हम लोग, जो एंटी थायराइड के साथ साथ हम लोग रेडियो आयोडीन थेरेपी भी देंगे, जिसमें हम लोग ओरल ड्रग दे रहे थे, जिसको क्या कर रहा था, धीरे धीरे जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो सेल्स होता था उसको धीरे धीरे
उसको डैमेज कर रहा था ताकि ये हाइपरथायरॉयडिज्म कम हो जाए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए जैसे आई ओपन हो रहा था उसको ठीक करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे सकते हैं। अगर एक्सपोजर केराटोपैथी हो रहा था उसके ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस कवर करने के लिए हम लोग जो टेप होता है मेडिकल टेप जो बोलते हैं हम लोग मेडिटेप उसको यूज कर सकते हैं जहाँ की जो लीड लैग था उसको क्लोज होके रहे। ठीक है। अगर ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी भी कर सकते हैं ताकि ऑर्बिट के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और उसमें इंट्रा ऑर्बिटल जो प्रेशर राइज बढ़ रहा था उसके वजह से जो ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था वो भी कम हो जाए करके। इमरजेंसी केसेस में हम लोग हाई डोजेस स्टेरॉइड दे सकते हैं इन इमरजेंसी केसेस में जिसमें ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन हो रहा था। अगर उसके वजह से भी अगर इफेक्ट नहीं दे रहा था उसमें हम लोग हाइड्रोजन स्टेरॉइड इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेव डिजीज क्या था? ग्रेव डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड by TSH receptors commonly associated with diffuse goiter, thyrotoxicis, ophthalmopathy and डार्मोपैथी। इसमें क्या हो रहा था? स्किन का भी प्रॉब्लम हो रहा था गॉइटर में, उसके साथ साथ आई का भी प्रॉब्लम हो रहा था जो एक्स ऑप्थेल्मोस जो हो रहा था, उसके साथ साथ गॉइटर भी हो रहा था। ये एक बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये मीडिएटेड होता है कौन सा एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से आईजीजी, याद रखना आईजीजी, जी फॉर गॉइटर, जी फॉर ग्रेव डिजीज एंड इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ठीक है। तो अगर एग्जाम पे पूछा कि कौन सा ऑटो एंटीबॉडीज के वजह से हम लोगों का इफेक्ट हो रहा था वो हम लोग बोलेंगे कि आईजीजी के वजह से एज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसको बेसिकली इफेक्ट हो रहा था। दिस एंटीबॉडीज बाइंड टू एंड एक्टिव टीएसएच रिसेप्टर ऑन द थायराइड फॉलिकुलर सेल, जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है उसके साथ ये जाके अटैच हो रहा था। अटैच होने के बाद उसको एक्टिव कर रहा था। जब ये एक्टिव कर दे रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तो फिर क्या हो जा रहा था? T3 एंड T4 का सिंथेसिस बढ़ जा रहा था। अब T3 T4 सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो फिर ऑर्बिटल फाइब्रोप्लास्टी हो जा रहा था। उसके साथ साथ बाकी सारा चीज जैसे कि गॉइटर, ये सारा डिफ्यूज गॉइटर वगैरह फॉर्मेशन हो जा रहा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था। यहाँ पे किसी का गले में देख रहे हो कि इतना सारा स्वेलिंग हो गया है, उसी चीज को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ठीक है। इस ग्रेव डिजीज को ठीक कैसे करेंगे? अगेन सेम ट्रीटमेंट। पहला चीज एंटी थायराइड मेडिसिन देंगे हम लोग जैसे कि कार्बी मैनोजोल देंगे। उसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्यों देंगे हम लोग? ताकि जो कार्डियक आउटपुट था उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके वजह से। अगर उसके साथ भी ठीक नहीं हुआ तो रेडियो आयोडीन थेरेपी देंगे। रेडियो आयोडीन थेरेपी नहीं देने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो टोटल थायरॉयडेक्टोमी कर देंगे। थायरॉयडेक्टोमी मतलब वो जो पोर्शन था जो स्वेलिंग हो गया था उसको काट के फेंक देंगे, उसको थायरॉयडेक्टोमी बोलते हैं। अगर आई में प्रॉब्लम हो रहा था तो उसके लिए हमने आई का डिस्कस किए कि कैसे कैसे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे सकते हैं। अगर एक्सपोजर केराटोपैथी हुआ तो एक्सपोजर केराटोपैथी को हम लोग अगर कोई केराटाइटिस वगैरह हुआ उसको कैसे मैनेज करेंगे, अल्सर को मैनेज करेंगे, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स वगैरह देके कवर करने के लिए हम लोग मेडिटेप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगर ऑप्टिक नर्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसका नर्व फाइबर डैमेज हो जा रहा था, उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस बोल रहे थे, उसको ठीक करने के लिए ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हैं। ऑर्बिटल रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं इन सिलेक्टिव केसेस। जनरली स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग बंद नहीं करेंगे उस केस में क्या होगा, जो ग्रेव डिजीज है उसका अमाउंट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।